बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ कॉफ़ी पीती हुई हमारी को होस्ट हैं हिना न्याजी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। हमारी भी कोशिश यही होती है कि जब हम घर से निकलें या तो फिर ब्रेकफास्ट करके आएँ या फिर गाड़ी में कर लिया जाए, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है पूरे दिन का। इट कीप्स यू गोइंग, इट बूस्ट्स योर एनर्जी पूरा दिन। आज मैंने नहीं किया ना, इसीलिए बता रही हूँ अहमियत इसकी कि बहुत ज़रूरी है। आई डू नॉट फील दैट गुड टुडे बिकॉज आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रही हूँ। तो प्रोग्राम शुरू होते ही मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी ली जाए। कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, आज तो एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा और होना चाहिए था क्योंकि वीकेंड है और फिर वीकेंड पे तो हिना की एक्साइटमेंट फुल ऑन। एग्जैक्टली, आई वाज सुपर एक्साइटेड। लेकिन मेरे लिए वीकेंड नहीं होता ना। आजकल आपको मेरी रूटीन पता ही है और एशिया कप की वजह से स्पोर्ट्स मस्तियाँ की जो ट्रांसमिशन है 11 बजे रात वो भी मैं होस्ट करती हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ी रूटीन इस तरह से हो जाती है। लेकिन खुशी ये होती है कि जब आप एक टीम में काम करते हैं और सारी टीम अपना अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रही होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से बखूबी सर अंजाम दे रही होती है, तो खुशी बहुत होती है। जब आप आते हैं ना, वो पूरी टीम जब तैयारी के साथ बैठी होती है और रन डाउन आपके सामने होता है, ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च होती है, तो वो आपकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहा जाए वो भी बूस्ट हो जाता है। तो हिना, आज हम क्या बात कर रहे हैं वैसे अपने प्रोग्राम के आज हम बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं। शेक्सपियर की एक बहुत ही खूबसूरत बात है। उनका ये कहना है कि टू बी अ वेल फेवर्ड मैन इज अ गिफ्ट ऑफ फॉर्च्यून बट टू राइट एंड रीड कम्स बाय नेचर। ही आल्सो सेज दैट राइट टिल योर इंक बी ड्राई एंड विद योर टीयर्स मॉइस्ट इट अगेन एंड फ्रेम सम फीलिंग्स लाइन दैट मे डिस्कवर सच इंटेग्रिटी। ओके, तो इतनी ये तो बहुत मुश्किल लाइन है और बहुत ही डीप बात है ये, और मैं चाहूंगी कि मैं तर्जुमा करूं इसका। वो कहते हैं जी कि खुशनसीब आदमी बनना किस्मत का तोहफा है, लेकिन लिखना और पढ़ना फितरत से आता है, और उस वक्त तक लिखें जब तक कि आपकी स्याही खुश्क ना हो जाए, और अपने आंसुओं के साथ उसे दोबारा नम करें और कुछ एहसास की लकीर बनाएं। इस तरह जो है वो इसकी सालमियत दरियाफ्त हो सकती है। वैसे ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग कुछ और है क्योंकि शेक्सपियर। हाँ, आप कॉन्टेक्स्ट में भी बता अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग हम पहले तो ये बताते हैं कि शेक्सपियर का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड लिटरेसी डे भी है। Exactly. तो इस हवाले से एक ट्रिब्यूट पेश करना है तो फिर ऑब्वियसली शेक्सपियर की बात करना जरूरी है। और शेक्सपियर वो वाहिद राइटर है मेरे ख्याल से जिन्हें शायद दुनिया में कोई शख्स हो जो नहीं जानता, क्योंकि किसी से भी बात करें एवरीबॉडी नोज शेक्सपियर। बिल्कुल, पढ़ा है नहीं पढ़ा है लेकिन सबको पता है शेक्सपियर, सबको पता है। और अगर हम उनकी बात करें तो बहुत सारे, मैं अगर लिटरेचर की बात करूं, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, हमने तो उनको खैर बहुत ज़्यादा पढ़ा है और उनकी राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अगर हम उनके कुछ ज़िंदगी से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे रिलेटेड उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं वो बता दूँ। जी जी जी, प्लीज। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ही गॉट मैरिड व्हेन ही वाज ओनली 18। फिर पेंडेमिक आई उनकी ज़िंदगी में, और जब पेंडेमिक आई तो उनके एक बेटे थे हैमलेट, जिसकी वजह से उन्होंने अपने नॉवल हैमलेट का टाइटल रखा था, और उनके बेटे की डेथ हो गई थी उस पेंडेमिक की वजह से। जिस तरह से हम जानते हैं कि कोरोना हमारे दौर में पेंडेमिक आई, हम अपने बच्चों को बता सकेंगे कि जी हमने पेंडेमिक गुजारी हुई है। तो बहुत कम लोगों ने सर्वाइव की वो पेंडेमिक, जिनमें से शेक्सपियर वाज द लकी वन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे सर्वाइव नहीं कर पाए। उसके अलावा अगर हम बात करें, ही वॉज अ सेवी बिजनेसमैन। क्या जबरदस्त किस्म के वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने थिएटर कंपनी बनाई, और वो कंपनी एक नहीं बल्कि फिर बहुत सारी कंपनीज में चेंज हो गई, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस उन्होंने बना ली। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ही वांटेड टू बी एन एक्टर, वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और फिर उनको ये कहा गया कि यू कैन नॉट बी अ वंडरफुल एक्टर। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को परसू नहीं किया और राइटिंग की तरफ ही उनका रुझान रहा। उन्होंने नॉवेल्स लिखे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे शेक्सपियर के बारे में पता चला, बताइए। और वो एक्चुअली मिथ है, क्योंकि आपको पता है जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं उनके बारे में काफी मिथ भी होती है, लेकिन वो बड़ा ही दिलचस्प था मेरे लिए। और वो ये था कि एक्चुअली में शेक्सपियर कुछ था ही नहीं। अच्छा, एक्चुअली में देयर वाज अ मैन हु यूज्ड टू राइट प्लेज, जो प्लेज वगैरह लिखते थे, और उन्होंने ही एक कैरेक्टर तख्लीक किया जिसका नाम शेक्सपियर था, और फिर ये कहा गया कि शेक्सपियर की जानिब से ये सब लिखा गया है। लेकिन ये अगेन इसका कोई सबूत नहीं है, ये भी एक फैक्ट है उनकी जिंदगी से मुतालिक जो मैंने सुना है। बिल्कुल। और मूवीज भी इनके प्लेस के ऊपर बड़ी बड़ी अच्छी मूवीज बनी है। हैमलेट के ऊपर बनी है, मैकबेथ के ऊपर बनी है, बहुत जूलियट बड़ी फेमस है, बिल्कुल, जूलियस सीजर। एग्जैक्टली, आपने बहुत कुछ लगता है पढ़ा है। मैंने इनकी मूवीज देखी हैं,
और एक इनकी जो है सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी कह सकते हैं, शेक्सपियर इन लव एक मूवी है, अमेजिंग मूवी। तो वो भी मैंने देखी। You watched that movie? चलो ये मैंने नहीं देखी लेकिन मैं भी देखूंगी। और एक और अजीम आपको मैं इनकी जिंदगी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बहुत सारे नहीं पता कि शेक्सपियर कुड नॉट स्पेल, वो स्पेलिंग्स उनको नहीं आते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, वो तो इतनी उन्होंने नॉवेल्स लिख ली, इतनी उन्होंने पोएम्स लिख ली, और ये कैसे पॉसिबल है कि एक राइटर कुड नॉट स्पेल। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो एक लोकल लैटिन स्कूल में लैटिन लैंग्वेज पढ़ाते थे बच्चों को, तो उनकी जो स्पेलिंग्स थे ना वो उनको समझ आते थे। इवन उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो अपना नाम भी लिखते थे तो उसके स्पेलिंग्स तोड़ फोड़ के कुछ और लिखते थे। शेक्सपियर के स्पेलिंग्स अगर वो अपनी राइटिंग्स में भी लिखते थे तो कहीं शेक्सपियर के स्पेलिंग्स डिफरेंट होते थे, कहीं डिफरेंट होते थे। सो ही वाज नॉट रियली गुड एट स्पेलिंग्स। उसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है उनके बारे में कि ही वाज द वन who was the best at rude insults, मतलब जो rude insults होती थी ना राइटिंग्स में, वो शेक्सपियर की स्पेशलिटी है। वैसे ट्रेजेडी और कॉमेडी जो है शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो तो उनका खासा रहा है, बड़ा कमाल। और ये जो भी लाइन जो हमने पढ़ी स्टार्ट में वो भी मच अडू अबाउट नथिंग जो है उनका एक प्ले है जहाँ से वो लिया गया है, और वो 5 फैक्ट्स का एक प्ले है। और ये बेसिकली उनके जो थर्ड एक्ट में 2 कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में एक कन्वर्सेशन है और जिसमें ये डायलॉग्स कहे गए। तो शेक्सपियर को जो है वो आज हम एक खराज अकीदत पेश कर रहे हैं हमारी जानिब से, क्योंकि आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। और इस हवाले से हमने सोचा कि हम आगाज़ प्रोग्राम का शेक्सपियर की एक प्ले के डायलॉग से करें। तो जी आगे बढ़ते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं कि चूंकि आज खानदगी का आलमी दिन है और इस वक्त दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते और तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम हैं। तालीम ही एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से एक फ़र्द और एक कौम खुद आगाही हासिल करती है, और ये अमल इस कौम को तश्कील देने वाले अफराद के एहसास और शऊर को निखारने का ज़रिया होता है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी कम शरह खानदगी की एक बड़ी वजह तालीम और उसकी अहमियत के बारे में आगाही ना होना और नाक़िस निज़ाम भी है। तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और आज चूँकि वर्ल्ड लिटरेसी डे है तो इस हवाले से बात करना भी ज़रूरी है। और हम चूँकि दीन इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ भी है और इसकी बुनियादी तालीम पर है, क्योंकि जो पहली वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और उसका पहला लफ्ज़ ही इक़रा के पढ़ के नाम से था। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। और हम अक्सर देखते थे स्कूल्स में, मुझे तो अपना वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि हम वो बोर्ड्स पे लिखा हुआ देखते थे कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े, चीन ही क्यों ना जाना पड़े, समथिंग लाइक दैट। तो अगर हम तालीम की बात करते हैं तो ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा बेसिक हक है। और इस चीज़ का मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स पर आयद होती है कि वो हम देखते हैं कि लड़कों की तालीम पर तो ज़्यादा पैसे भी जो है वो खर्च किए जाते हैं, उनको अब्रॉड भी भेजा जाता है, लेकिन जब बच्चियों की बात आती है, बेटियों की बात आती है, तो मुझे लगता है दोनों जेंडर्स की ये उनका ये राइट है, बेसिक राइट है, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। बेटियों को भी आप ज़रूर पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि बेटियां भी माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करती हैं। और है ना, हमारी तो तालीमात हैं, इस्लाम की तालीमात हैं कि तालीम हासिल करना मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, दोनों पे बराबर है ये, लेकिन कि वो दोनों तालीम हासिल करें। अज़ीम, आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझते हैं, आई थिंक यू वुड एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमारे माशरे में चाहे लोग खुद पढ़ लिख जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, लेकिन लड़कियों को उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। फिर जब आप भेजते हैं अपने बेटों को बाहर, जी लॉ करने गया हुआ है बेटा, बैरिस्टर बनने बाहर गया हुआ है, बेटी को क्यों नहीं आप भेजते? बेटियां भी आपका सर फख्र से बुलंद कर सकती हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना आपके बेटे का हक है। तो प्लीज खुदारा जी। वैसे मैसेज आपका चला गया, लेकिन मेरे ख्याल से अब ट्रेंड बदल रहा है, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब खवातीन जो हैं वो बता रही हैं कि हम भी कामयाब हो सकती हैं, और हो रही हैं, बल्कि मर्दों से कई फील्ड में खवातीन बहुत ज्यादा आगे हैं। तो चले इसका अब सबूत मैं देती हूँ कि अब हर चीज बराबर है, और ठीक है, और पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, न्यूज राउंड पढ़ी लिखी बात करें, पढ़ी लिखी बात बिल्कुल जी। मुल्की सियासी जो है वो मंजरनामा क्या बन रहा है, अवाम की जिंदगी का पहिया कैसे चल रहा है, और माशी इशारे क्या मंजरकशी कर रहे हैं, और अगर हम आलमी हालात की बात करें तो किस तरह से जा रहे हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। माफियाज को नुकेल डालने की कोशिश, डॉलर और चीनी स्मगलर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, बिजली और गैस चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, बड़ी मछलियों पर हाथ डालना बड़ा चैलेंज बन गया। अस्करी क़यादत की अहम बैठक, इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले रुस्वा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दहशत गर्दों से पूरी ताकत से निबटने का आज़म।
IMF 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ देने पर आमादा, डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। गैस 50% महंगी करने की शर्त रख दी। बिजली बचत प्लान, मुल्क भर में मार्केटें मगरिब तक बंद करने की तजवीज़। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान। सदर की मुद्दत का आज आखिरी दिन, इख्तियारात के बावजूद इलेक्शन की तारीख ना दे सके। वकला का 90 दिन में इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। दुनिया तबाही के धाने पर, अभी भी वक्त है कुराए अर्ज को माहौलियाती तबाही से बचाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी रहनुमाओं को बड़ा इंतबाह। एशिया कप का फैसला कुन मरहला, कोलंबो में अगले 10 रोज के लिए तेज बारिशों की पेशगोई। तमाम मैचेस मुतासिर होने का खदशा। सुपर 4 का कोई भी मैच ना होने पर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। तो जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी, और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त मुल्क फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। आइंदा दिनों में 2 अहम शख्सियात अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को बतौर सदर आज 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, और आइन के मुताबिक अगला सदर आने तक वो इस ओहदे पर काम जारी रख सकते हैं। अब देखना यह है कि सदर आरिफ अलवी मुद्दत पूरी करने के बाद इस्तीफा देते हैं या अपना जानशीन आने तक अपने ओहदे पर विराजमान रहते हैं। जबकि दूसरी जानिब अहम शख्सियत चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल हैं, और वो 16 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। वो चंद दिन के मेहमान हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कई अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं। आज मुबैना ऑडियो लीक्स केस का फैसला आने का इम्कान है। नैब तरामीम से मुतल्लिक केस का फैसला भी जल्द मुतवक्के है। अदालती महाज पर आइंदा हफ्ता कितना हंगामा खेज होने वाला है, तो ओवरऑल सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज गुल साहब, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर हम सदर आरिफ अलवी साहब की आज बात करें तो उनकी मुद्दत पूरी हो रही है और आज उनका आखिरी दिन है। आप क्या समझते हैं, वो इस्तीफा दे देंगे या फिर नया जो है ना सदर आने तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान में एक बेमिसाल सी सूरत हाल है। इस किस्म के हालात पहले कभी पैदा नहीं हुए हैं, और हम तवक्को यही है, मफरूजा यही है कि जब तक दूसरा सदर नहीं आता, नया सदर अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठाता, उस वक्त तक सदर अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। जिस तरह 2 निगरान हुकूमतें आई थी 3 महीने के लिए, 3 महीने के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए, उनका अभी 8वां महीना शुरू है। अगर निगरान हुकूमतें, सूबाई निगरान हुकूमतें अपने मैंडेट से ज्यादा अरसे तक हुक्मरान रह सकती हैं, तो फिर सिपह सालार आला, जिसको कहते हैं कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के किसी मुल्क के, जिसकी बड़े बाप की हैसियत होती है, तो वो किस तरह अपने मुल्क को छोड़ के इस्तीफा दे के चले जाएं। इम्तियाज गुल साहब, हम इंतखाबात का सर जिक्र कर रहे हैं, तो ये खबरें खासी गर्म हैं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से कोई डेट अनाउंस की जाएगी, लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि वो इख्तियारात के बावजूद भी कोई नतीजा इस मामले का सामने नहीं आ सका, कोई डेट उनकी जानिब से अनाउंस नहीं की गई। तो वो सर क्यों इतने बेबस नजर आते हैं? जी, बस बेबसी तो मेरा ख्याल सब पे आया है सदर ममलिकत की, कि आइनन उनके पास इख्तियार तो है, लेकिन अमलन इख्तियार मेरा ख्याल है नहीं है उनके पास। उनकी कुछ मजबूरियां होंगी जिसके बायस वो अब तक इंतखाबात का ऐलान न कर सके, न तो कौमी सतह पे न सूबाई सतह पे। तो बस हमें सब्र शुक्र करके इंतजार करना चाहिए कि कोई मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा निज़ाम जो है उसके तहत इंतखाबात का ऐलान हो, और वो इंतखाबात हो भी जाएं शफाफ तरीके से। बड़े काफी सारे सवाल हैं, हर शख्स सवाल पूछ रहा है। अब उसके जवाब तो वक्त आने पे ही मिलेंगे, जब ऐलान होगा इंतखाबात का, और देखा जाएगा कि इंतखाबात का कॉन्डक्ट कैसा है। जी, अच्छा इम्तियाज गुल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वो भी चंद दिनों के मेहमान हैं, और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो उसमें कुछ अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं, और आप क्या समझते हैं अदालती महाज पर आइंदा हफ्ता कितना हंगामा खेज हो सकता है? अदालती महाज पे मैं नहीं समझता कि हमें अब मजीद किसी बड़े हंगामे की तवक्को रखनी चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, उनके साथ 5-6 लोग तो शामिल थे दूसरे जस्टिसेस, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, मसलहतें हैं, जिसके तहत उन्होंने वो ऐसे काम नहीं किए जिनकी उनसे तवक्को की जा रही थी। लोगों का ख्याल था कि क्योंकि आज़ाद अदलिया है, बाइख्तियार है, लिहाजा आईन और कानून के हक में वो कई फैसले करेंगे। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है या
जो और मेरा ख्याल है काफी सारे इश्यूज थे, तरमीमी बिल था, तो काफी सारे ये मसाइल थे जिसपे उन्हें चीफ जस्टिस को अपने साथियों को साथ मिला के लार्जर बेंच पे वो फैसला, कम से कम फैसला सुना सकते थे, ताकि तारीख ये कहती कि इन जजों ने फैसला कर दिया था, उस पे अमल दरामद होने नहीं दिया गया। यानी जब फैसला हुआ ही नहीं है तो उसके हवाले से तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि जनाब उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा, लेकिन इस हवाले से इन चीफ जस्टिस साहब को और इनके दूसरे साथियों को जरूर कुछ अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा कि इन्होंने बड़े बुनियादी इश्यूज पे जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जैसा मसला है, जिसके तहत कैदी नंबर 804 अटक जेल में है पाबंद, उसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वो उस कानून के तहत सजा सुनाई गई, जेल में रखा गया है, जिस पे सदर ममलिकत ने दस्तखत ही नहीं किए हैं। तो ये वो तजादात हैं पाकिस्तान के निज़ाम के, जिसकी वजह से एक तो यहाँ पे आईन और कानून का बड़ा क्वेश्चनेबल हो गया है मामला, दूसरा इन सुप्रीम कोर्ट के इन जजों को इस हवाले से कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। इम्तियाज गुल साहब, अगले चीफ जस्टिस अब काजी फायज़ ईसा साहब आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि तब कोई सूरत हाल बदलती नजर आती है? देखिए, अभी कबल अज़ वक्त है इस तरह की कोई बात करना, हमें ये तवक्को रखनी चाहिए, हम तो अब तवक्को ही रख सकते हैं, और वो ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब भी आए तो अपने ज़मीर से ज्यादा कानून के मुताबिक वो काम करें, आइन के मुताबिक वो फैसले दें, क्योंकि उसी में पाकिस्तान की बका है, उसी में पाकिस्तान की इज्जत है। इम्तियाज गुल साहब, अदलिया के जानिबदार होने के भी जो है हम वो इल्ज़ामात सुनते हैं कई सियासी जमातों की जानिब से, तो ये तासुर भी दूर होना कितना ज़रूरी है सर? अदलिया मालूम नहीं कि कौन उसको जानिबदार कहता है। ये अजीब तमाशा है कि जिन लोगों में 10 अरब रुपए तकसीम किए गए गुज़िश्ता 15-16 महीनों के दौरान, कि उन लोगों को वो हर फैसला सही लगता है जो उनके हक में जाता हो, और जो उनकी ऑपोजिशन के हक में जाता हो तो वो समझते हैं कि अदलिया जानिबदार हो गई है। ये बड़ा एक शर्मनाक रवैया है कि आप अरबों रुपए खर्च करके एक ऐसी सूरत हाल में, जबकि कौम की अक्सरियत खिसक रही है, गरीब लोगों के पास खाने को नहीं है, इन्होंने 10 अरब रुपए मीडिया हाउसेस पे, बड़े बड़े सहाफियों पे लगा दिए और उसके जरिए बयानियां बनाने की कोशिश की कि अदलिया जानिबदार है। भाई, अदलिया अगर आइन के कानून के मुताबिक अपने फैसले करती है तो उसका मतलब है कि, और वो अगर आपके खिलाफ चले जाते हैं तो उसका मतलब है कि वो जानिबदार हो गई है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इखलाकी तौर पे भी हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि उसका हम पूरे सियाको सबाक के साथ उस पर तबसरा करें, बजाय इसके कि इधर उधर से हम अल्फाज उठा के दूसरों के बयानिए को रिपीट करके उसको दोहरा के हम खामखा मलून करने की कोशिश करें, मतून करने की कोशिश करें चंद जजों को या चंद सियासतदानों को। जी, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज गुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और जो सियासी सूरत हाल है, जो डेवलपिंग सिचुएशन है, उस पर अपना तज्जिया पेश किया। बिल्कुल जी, अभी लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बहुत ही अहम टॉपिक पर हम बात करेंगे, और आप सब लोग देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और बड़ी ही अहम बात के दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस वक्त हम बात करेंगे उन लड़कियों के बारे में जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है, और उन लड़कों की भी जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है। तो हर लड़की की बुनियादी ये ख्वाहिश होती है कि वो शादी के दिन सबसे हसीन नजर आए, और इसके लिए वो शादी से पहले ना सिर्फ अपनी डाइट पर तवज्जो देती है बल्कि जिम का सहारा भी लेती है। बिल्कुल, और बहुत कुछ कर रही होती हैं खवातीन, जिम भी जा रही होती हैं, डाइट भी कंट्रोल कर रही होती हैं, गोरे होने के लिए बहुत सारे टोटके भी घर बैठ के इस्तेमाल कर रही होती हैं, फिर बहुत सारी मार्केट में सस्ती क्रीम्स अवेलेबल है माजरत के साथ, वो भी लगाकर एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं कि निखार आ जाए, सास भी इम्प्रेस हो जाए, इन लॉज भी इम्प्रेस हो जाए। बस फिर इस तरह के टोटके घर पे किए जा रहे हैं और किए जा रहे होते हैं। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे कि अगर आपकी शादी करीब है, चाहे आप खातून हैं या आप मर्द हैं, क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपकी भी शादी करीब है और आप भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, वैसे जैसे ही हम अक्टूबर आने लगता है या सितंबर की अगर हम बात करें, शादी सीजन ऑफिशियल वेडिंग सीजन पाकिस्तान में शुरू हो जाता है और बहुत सारी शादियां करीब हैं।
ख़वातीन से शुरू कर लेते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर एक लड़की की शादी है तो डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या उसमें उसको ऐड करना ज़रूरी है, कौन से सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो शादी से पहले ऐड करने हैं बस डाइट में? सबसे पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो शादी है आप उसको एक टोटल नया फेज लेते हो, लेकिन ये मत समझे कि शादी आपकी ज़िंदगी का एंड है। इसके बाद ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, यू विल बी द सेम पर्सन। क्योंकि शादी के लिए जैसे आपने सस्ती क्रीम्स की बात की, वैसे ही हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियाँ वाटर डाइट्स, बनाना डाइट्स, एग डाइट्स, उन सब पे जाना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि सिर्फ वजन कम कर लेना वही इंपॉर्टेंट है और किसी भी जोड़े में अच्छे लगने के लिए पतला होना जरूरी है। किसी भी जोड़े में किसी भी जगह पे अच्छा लगने के लिए पतला होना नहीं, स्किन का ग्लो करना, स्किन का फ्रेश होना, खुद फ्रेश लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी में एक बड़ा मजे का इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि एक मेरी क्लाइंट थी, वो मेरे पास आई अपनी शादी से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले और उन्होंने आकर मुझे कहा कि मुझे 50 किलो कम करना है 3 महीनों में। अच्छा। मैंने उन्हें ये बात बताई कि 50 किलो कम करवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपको नहीं करना चाहिए। बहुत समझाने के बाद मैंने उनको पर मंथ 3 to 5 kgs पे मनाया, वो मान गई और वो 1 महीने का डाइट प्लान लेके चली गई। लेकिन वो उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई, वो वापस आई अपनी शादी के 3 महीने बाद। और जब शादी के 3 महीने बाद आई तो जो उनका पहले वेट था वो उससे ट्रिपल होकर वापस आई। और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इतनी क्रैश डाइट्स की, आप वाली डाइट में ले तो गई थी लेकिन मैंने की इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये था कि मुझे 50 किलो ही करना है। मुझे लगा शायद मेरे कन्विंसिंग पावर में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन आई गॉट टू नो कि उनको ये, उन्होंने जो अपना जोड़ा बनवाया हुआ था वो 50 किलो कम पे ही बनवाया हुआ था। अगर वो नाप करती तो उनको पूरा ही नहीं आता। और शादी वाले दिन वो वहां पर फेंट हो गई क्योंकि इतना सारा जब आप वेट लॉस करते हो तब आपकी बॉडी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है, एंड्योरेंस खत्म हो जाती है। अब आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने 50 किलो कम किया है और इतनी स्पीड से कम आप कर रहे हो तो वो वापस तो बाउंस बैक करेगा। और उसके बाद शादी के बाद एक टोटल न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐड ऑन होती हैं, तो आपको उन चीजों को भी सोच के चलना चाहिए। तो अब करना क्या है, शादी अगर आपकी प्लान हो रही है तो सबसे पहले तो ये चीज कि जिस दिन आपकी डेट फिक्स हो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, उस दिन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें और अपना ये एक माइंड गोल बना लें। क्योंकि देखें, अनटिल और अनलेस हमें पता है कि शादी तो होनी है, अगर आपने वजन कम करना है तो कम से कम 1 साल पहले शुरू कर लें, ठीक है, 2 साल पहले शुरू कर लें, या अगर किसी की इंस्टेंट बहुत आती है तो मैक्सिमम फिर गोल्स भी उतने ही कम कर लें, 3 to 6 kgs कर लें ताकि एटलीस्ट आप अच्छे लग सको। उसके बाद अपनी डाइट में फॉलिक एसिड को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ऐड ऑन इसलिए किया जाए ताकि आपकी बॉडी की जो इंटरनल हेल्थ है वो उसको बहुत बेहतर कर सके। अच्छा। और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स आपने ऐड ऑन करने हैं, कोई भी वाइटनिंग इंजेक्शन, स्लिमिंग ड्रिप्स, कुछ भी है उसको बिल्कुल छोड़ दें। वो नॉर्मल रूटीन में भी आपको नहीं करवाने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे जो स्किन प्रोसीजर्स हम देख रहे होते हैं मार्केट में, जैसे आ रहे होते हैं, फेशियल्स हो गए, PRPs होती हैं। एग्जैक्टली। डू यू रेकमेंड PRPs? क्योंकि डॉक्टर साहिबा बहुत सारी ब्राइड्स टू बी PRP की तरफ जाती हैं कि जी हमारा मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगे, और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये रेकमेंड करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपनी बहन के साथ गई, इंशाल्लाह उनकी शादी है नवंबर में, तो उनको डॉक्टर ने सबसे पहले, डर्मेटोलॉजिस्ट ने यही कहा कि नवंबर तक आप PRP करा लें, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगेगा। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, PRPs और वो जो है, अगर हम बात करें मीजो और PRP मिक्स करके की जाती है तो उसमें देखें, पहली बात ये है कि आप करवा कहाँ से रहे हो। अच्छा। नंबर 2, जो कर रहा है उसको आया करना आता भी है या नहीं आता। क्योंकि आजकल अगर आप देखें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो क्लिनिक है वहां पे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। आइदर आपको करना आता है या नहीं आता, वो एक बात की टेक है, लेकिन उसको परफॉर्म किया जा रहा है। अब वो गलत अगर आप कर रहे हो तो आप अगले बंदे की स्किन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि PRP जो होती है वो आपकी इंजेक्शन के साथ होती है। एक भी इंजेक्शन आपके फेशियल मसल में गलत लग गया तो आप जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस सारी जिंदगी भुगतेंगे। अब PRP सिर्फ फेस की नहीं, आपके सर की भी हो रही होती है, जहाँ पे आपको होता है कि बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम जो है ना बड़े खूबसूरत अपनी शादी पे लग रहे होंगे। हालांकि PRP का मकसद आपके बाल ज्यादा करना नहीं है, बल्कि बालों को अच्छा करना, हेल्दी करना है। एग्जैक्टली। अगर आपने हेल्दी करना है तो आप जरूर जाएं। और PRP अगर आपकी शादी जैसे 2 से 3 महीने में है तो बिल्कुल ट्राई ना करें। अगर 6-7 महीने हैं
तो ट्राई करें, अगर अल्लाह माफ करे कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस आता है तो आपके पास स्किन को रिपेयर करने का टाइम होता है। और उससे ज्यादा ये है कि जो भी स्किन पे आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो वो प्रोडक्ट इस तरह के अप्लाई करें जो आपने पहले से ट्राई एंड टेस्ट किए हुए, या उनका पैच टेस्ट अपने हाथ पे बाजू पे जरूर करें और उसके बाद अपने फेस पे उसको अप्लाई करें। तो डॉक्टर ज़ैनब, खवातीन के लिए तो आपने बताया, तो मर्द हजरात जो हैं जो देख रहे हैं हमारे, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी यही सेम चीज काम करती है कि अगर उन्होंने पहले कभी फेशियल्स नहीं कराए, क्योंकि हम बहुत सारे मर्दों को ये देखते हैं। हमारे साथ शकील कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं जी बेहतरीन। शकील साहब कहिए क्या सवाल है आपका? सर मेरा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहब से ये क्वेश्चन है, मेरी एज है 28 साल और मेरा वेट 128 kg है, मगर मेरी शादी नहीं हो रही, तो इसी वजह से रिश्ते आते हैं, वो मोटापा देख के ना ओवर वेट बहुत ज्यादा है, तो अब तो सांस भी चढ़ता है जी मुझे, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो शकील साहब आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी 5 फुट है जी, 5 फुट से ऊपर है। चलें जी, डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं जी। अच्छा, वेट लॉस जो है वो ना सिर्फ आपको अपनी शादी के लिए, वो तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको अपना वजन कम अपनी हेल्थ के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि सांस के मसले हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी और बीमारियां जो है वो आपकी बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देंगी। अगर आप अपने टेस्ट कराएंगे तो आप देखेंगे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब इतना ज्यादा वजन हो जाता है तो बॉडी पे अटैक करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है ऐसी बीमारियों की। डायबिटीज, पहले तो एक तो अपने टेस्ट कराएं, दूसरा आई वुड से कि प्रॉपर डाइट प्लान लें जिससे आपका जो वजन है उसको हम साइडलाइन करके मतलब अलाइन करें और फिर उसको कम करा सके, क्योंकि 128 kgs है। अगर मैं आपको डाइट प्लान ऐसे वर्बली बता भी देती हूँ, एक तो वो आपके लिए नहीं होगा और दूसरी चीज ये कि अगर आप उसको करेंगे भी तो मैक्सिमम 3-4 किलो कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक तो है डाइट प्लान प्रॉपर, कुछ लोग साथ मेडिकेशन पे भी चले जाते हैं। अच्छा, मेडिकेशन जो है वो ये डिपेंड करती है क्या ले रहे हो। डॉक्टर साहिबा अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, इमरजेंसी ब्रेक है। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। बहुत अहम टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट डॉक्टर साहिबा की तरफ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस सीजन में शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ख़वातीन जो हैं वो अक्सर मार्केट्स जा रही होती हैं, मॉल्स में जा रही होती हैं और फिर खाने का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही होती, कहीं से गोलगप्पे खा लेती हैं क्योंकि भूख भी लगती है, जाहिर बात है। When you walk a lot, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हैं बस कुछ ऐसा ही है। ये आजकल वाकई हिना पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और उन्हें फील आ रही है अंदर से कि यार मैं बहुत ज्यादा खा लेती हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, जब आप बाहर जाते हो तो आप देखते हो कि हेल्दीएस्ट ऑप्शंस जो हैं उनमें भी कुछ भी हेल्दी नहीं होता। एग्जैक्टली। तो बेहतर है कि आप अपने दिन को घर से ही प्लान करके चलो। ठीक है। जो भी ब्राइडल डाइट्स की तरफ आना चाह रहे होते हैं लोग, वो सबसे पहले तो ये है कि अपने नाश्ते में अंडे को जरूर इंक्लूड करें। अच्छा। क्योंकि एक अच्छा प्रोटीन है। उसके साथ अगर दूध पी लिया जाए दिन में तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हम नहीं पी सकते, तो वो उसको शाम में या रात में इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन अगर आप दिन में कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूध के अगर अंदर एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल हो जाए तो वंडर्स ही हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें स्किन टाइप मैटर करती है कि ऑयली स्किन वाले इसमें ना डालें या कुछ? नहीं, हल्दी वाला स्किन तो गोल्डन मिल्क हम कह सकते हैं कि आप देखें गोल्ड खरीदने के लिए कितने हम एक्साइटेड होते हैं, तो वो गोल्डन मिल्क घर पे ही अवेलेबल है, उसको पी लिया अगर जाए तो स्किन अच्छी, आपके अंदर बॉडी में जो भी कोई टूट फूट हुई भी होती है वो उसको भी रिपेयर कर रहा है। और मर्द हजरात भी पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हल्दी वाला दूध तो दोनों पी सकते हैं और किसी भी एज में। एंड आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर 50 तो डेली पीना चाहिए। हल्दी बिल्कुल गर्म नहीं होती। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हल्दी गर्म है, गर्मियां गुजर जाएं फिर शुरू करेंगे। नहीं, हल्दी गर्म नहीं होती। आप अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेंगे तो जाहिर है फिर तो वो आपको तंग करेगी, लेकिन अगर आप एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी डालते हैं तो वो कुछ नहीं कहती आपको, उसको डेली जरूर लें। तो डॉक्टर ज़ैनब एक लास्ट टिप हमारे जो शादीशुदा या शादी जिनकी होने वाली है, जिन जोड़ों की अनकरीब, उनके लिए कोई एक फाइनल टिप आप देना चाहें? फाइनल टिप यही दूंगी कि जो भी अच्छा अवेलेबल हो खाने के लिए, जो बेस्ट ऑप्शंस हो, जैसे फ्रूट्स अगर अवेलेबल हैं वो खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, और अगर आपके पास खाने में जैसे फास्ट फूड एक साइड पे अवेलेबल है और एक साइड पे घर का खाना, तो घर का खाना अवेल करें। ठीक है। मार्केट जा रहे हैं तो खाना घर से साथ लेके जाएं। ठीक है। कोई ऐसा स्नैक जो कैरी करना इजी भी हो और घर से लेके जा सकते? बिल्कुल, आलू चने लेके जाए जा सकते हैं। अगर आप वजन हैं तो आलू ना डालें, सिर्फ चनों की चाट जो है वो बना ली जाए। फ्रूट चाट बना ली जाए, फ्रेश घर से उसको लेके जाया जा सकता है। एक अपनी वाटर बॉटल में पानी और चिया सीड्स डाल के ले जाया जाए, वो आपकी स्किन को बड़ा हाइड्रेटेड रखते हैं, बॉडी को बड़ा हाइड्रेटेड रखते हैं।
उसके साथ साथ चिकन को ग्रिल कर लें, उसको साथ ले जाएं, कबाब बना लें 1 से 2, उनको साथ ले जाएं, ताकि आपको जब क्रेविंग हो बाहर से चीजें देख के तो आप अपना सिर्फ बॉक्स खोलें उसमें से घर का खाना खा लें। एग्जैक्टली, साफ सुथरा अच्छा जो है वो खाना। और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है, इस पर भी आपने बात की। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, बहुत शुक्रिया। आई विश कि और टाइम होता और हम इस पर और तफसील से बात करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सेगमेंट बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अपनी डाइट में फॉलिक एसिड को जरूर इनकॉर्पोरेट करें, घर का खाना खाएं, प्लीज जंक फूड को इन एनी केस अवॉइड करें। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। 8 सितंबर है आज, तो आपने नाजरीन को बताया कि जंग सितंबर की एक तरफ पाकिस्तान की बड़ी और फजाई अफवाज दुश्मन पर अपनी धाक बिठा रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बहरिया भी पीछे नहीं थी। पाक बहरिया ने अपनी कामयाब और जारहाना हिकमत अमली के बायस जहां जुर्रत और शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें रकम की, वहीं दुश्मन के नापाक इरादों को भी नेस्तो नाबूद किया। यही वजह है कि 1965 की जंग के बाद दुश्मन आज तक बहरी महाज पर किसी कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर सका। पाकिस्तान बहरिया की शानदार कारकर्दगी की याद में हर साल 8 सितंबर को यौम बहरिया के तौर पर यह दिन मनाया जाता है और पाक बहरिया के सरफरोशों की लाजवाल बहादुरी, जज्बों और गैर मामूली कारनामों को याद किया जाता है। इसी सिलसिले में आज मुल्क भर में यौम बहरिया इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और आज इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रोग्राम में बहरिया के 2 ऑफिसर्स ने, कमांडर फाहद मलिक और लेफ्टिनेंट समून ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज के दिन की अगर हम बात करें तो बहरिया की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। आप किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? जी, ये ऑब्वियसली एक बहुत हिस्टोरिक अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री में। तो इस दिन को हम मिलजुल के मनाते हैं, स्पेशली जो हमारे वेटरन्स हैं जिन्होंने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया उस ऑपरेशन के अंदर। कोशिश की जाती है कि उनसे मिला जाए, उनसे उस वक्त के एक्चुअल जो सिनेरियो था वो सुना जाए, ताकि वी कैन रीलिव दोज मेमोरीज। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट यूनिट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उसके अंदर हमारे जो नेवल चीफ़ हैं उनका ऑर्डर ऑफ द डे होता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट, वो पढ़ के सुनाया जाता है। और उसके में फिर हम सब अज़म भी करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे जी। तो दैट्स हाउ वी डू इट इन द नेवी। लेफ्टिनेंट समून साहिबा जी, पहले तो माशाल्लाह आप दोनों जवान ही हम कहेंगे कि दोनों जवानों का यूनिफॉर्म माशाल्लाह लुक्स वेरी ग्रेसफुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा समून साहिबा, चूँकि डॉक्टर हैं आप, तो जंग सितंबर के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, आपकी मेमोरीज और किस तरह से ये आपको इंस्पायर करती है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। जैसे कि सर ने आपको पहले से बताया कि ये हमारी जो सारी अचीवमेंट्स होती हैं, जो हमारे शोहदा हैं, ये हमारे लिए एक रूट कोज होते हैं, हमारी इंस्पिरेशन का, ये हमारा जज्बा है, हमारा गरूर है। और हम लोग इनको याद करते हैं, इनकी फैमिलीज़ को याद करते हैं, इनको बुलाया जाता है अपने साथ। और ये दिन इनकी याद के बगैर हमारे लिए मुकम्मल नहीं होता। तो हमारे दिन का आगाज़ इनके साथ दुआया कलमात के साथ शुरू होता है। उसके बाद में इनकी फैमिलीज़ के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। इनकी खिदमात को जो इन्होंने सर अंजाम दी, हमारे वतन की कुर्बानियों के लिए, इन्होंने जो वतन के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाता है। और ये चीज़ हमारे लिए जो है वो बाइस फ़ख्र है। ज़बरदस्त। कमांडर फाहद मलिक, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि नेवी का जो ऑपरेशन है या जो उसका किरदार था जंग सितंबर में, वो थोड़ा मुख्तलिफ था बरी से और फजाइया से, ऑपरेशनल वाइज भी, क्योंकि ये ऑफेंसिव मोड में रहे। तो थोड़ी डिटेल हम जानना चाहते हैं कि अपने नाजरीन को हम बताएं कि किस तरह से ये प्लान हुआ पूरा ऑपरेशन। जी, असल में हमने आप मेन चीज़ जो समझनी है वो ये कि हमारा जो दुश्मन है वो हमेशा न्यूमेरिकली हमसे सुपीरियर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहे। तो अगर हम एट दैट टाइम डिफेंसिव रहते तो परहैप्स उसमें नुकसान होने का चांस ज़्यादा था। तो जो मेन सेंट्रल आइडिया था इस पूरे ऑपरेशन के पीछे वही था कि बिफोर दे कम टू अस वी शुड गो एंड नॉक एट देयर डोर्स। और इनफैक्ट इस ऑपरेशन की जो यूनिक बात है वो ये है कि जो हमारी उस वक्त तमाम बहरिया की फ्लीट थी, यानी कि जो 7 शिप्स हमारे पास मौजूद थे, वो सारे के सारे दुश्मन के पानी में गए जी। और उन्होंने वहाँ जाके उनका जो दवारका का रेडार स्टेशन था उस पर बम्बार्डमेंट की। एंड इनफैक्ट दिस इज़ नॉट वेयर दिस ऑपरेशन वाज सपोज्ड टू एंड। इसका एक सेकंड स्ट्रैंड ये भी था कि हमारी सबमरीन पीनस गाजी उस वक्त बॉम्बे हार्बर के बाहर इंडियन नेवी के शिप्स का इंतज़ार कर रही। तो ये जो रेडार स्टेशन पे अटैक था, दिस वाज एक्चुअली टू ल्योर द इंडियन नेवी आउट। और जब वो बाहर आए तो गाजी जो है वो मज़ीद टारगेट किलिंग वहाँ पे करे।
बट आप देखें कि इस ऑपरेशन से ही इतना डर और खौफ उसके अंदर बैठ गया कि पूरी इंडियन नेवी उस बॉम्बे हार्बर से थ्रू आउट द जंग बाहर नहीं निकली और उसके अंदर ही रही और हमारे शिप सेफ एंड साउंड वापस आ गई। अच्छा, वैसे इस ऑपरेशन की ना थोड़ी सी सिमिलैरिटीज मुझे याद आ रही हैं जो अभिनंदन हम लोगों ने अरेस्ट किया था उसमें भी हमारे जो पाक फ़िज़ाइया के जवान है कुछ ऐसा ही ऑपरेशन था जो मुझे याद पड़ता है कि जिसमें प्रवोक किया गया कि दुश्मन एक दफ़ा टेरिटरी क्रॉस करे और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम समून से जानना चाहेंगे, लेफ्टिनेंट समून, आप ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं, जो भी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, यूर रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन वाचिंग यू, तो किस तरह से वो अप्लाई कर सकती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, फिर आप किस तरह से ये आपने पाक बहरिया को ज्वाइन किया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए, लोगों को भी गाइड कीजिए कि वो किस तरह पाक बहरिया का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। अगर आप खुद इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि आप सर्विसेज ज्वाइन करें तो फिर ये होगा कि आपकी ड्यूटी हमेशा फर्स्ट होती है। यहाँ पर ड्यूटी कम्स फर्स्ट, आपको जो भी टास्क प्रोवाइड किया जाता है आपको वो कंप्लीट करना होता है, ये चीज़ सबसे पहले जहन में रखनी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ीमेल्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की कैटेगरीज प्रोवाइड की जाती हैं नेवी की तरफ से, जिसमें मेडिकल ब्रांच है, IT ब्रांच है, हमारे पास लॉ की ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इंडक्शन प्रोवाइड करती है नेवी। उसमें मेडिकल ब्रांच के लिए स्पेसिफिकली 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक स्कीम जो है वो M कैडेट स्कीम है, जिसमें आप ड्यूरिंग योर MBBS 3rd ईयर MBBS में आप अप्लाई करते हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS आप नेवी में ज्वाइन करते हैं और नेवी आपको हाउस जॉब प्रोवाइड करती है। अच्छा, ओके। अपने हमारे जो PNS शिफा कराची में है वो आपको हाउस जॉब प्रोवाइड करते हैं। ओके। और जो सेकंड स्कीम है वो आती है अंडर GDMO स्टैंड्स फॉर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स। इसमें आप MBBS और हाउस जॉब सिविल सेटअप से कंप्लीट करते हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब आप नेवी में अप्लाई करते हैं। ओके। लेफ्टिनेंट समून साहिबा, ये बताइएगा कि जब आपने बोला कि हर चीज़ एक ख्वाब से शुरू होती है, आप था कि आप यूनिफॉर्म पहने, पहले तो डॉक्टर बनना इटसेल्फ हमारे मुआशरे में एक प्रिविलेज है, वो पेरेंट्स स्पेशली बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि जब बच्चियाँ घर की जो है वो डॉक्टर बनती हैं। फिर उसके बाद जब आपने पहली बार यूनिफॉर्म पहना है तो क्या तासुरात थे आपके और आपकी फैमिली के? मेरा ख्वाब यूनिफॉर्म पहनना नहीं है, मेरा ख्वाब शहादत का है। माशाल्लाह। मैं शोहदा की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे 2 कज़न शहीद हैं और आई एम द फर्स्ट फीमेल अपनी फैमिली से जिन्होंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की है और अपने एरिया से भी मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की है। तो आप किस एरिया से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक सिन्योट से है। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये चीज़ है कि आपको जो है वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का। जब आपको ट्रस्ट किया जाता है आपके ऊपर, आपको मोटिवेशन मिलती है, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और पाकिस्तानी फीमेल्स में इतना जो है वो एम है उनका कि वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं अगर उनको सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अगर सपोर्ट किया जाए, यही इसी चीज़ पर आज हम सुबह भी बात कर रहे थे कि अपनी बेटियों को ज़रूर सपोर्ट करें, और अगर आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास लेफ्टिनेंट समून जैसी मिसालें होंगी जो अपने वालदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी। और अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए, इन्होंने एक ड्रीम की बात की, तो प्लीज़ जो भी आपकी बेटियां जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती हैं, जो भी करियर वो परस्यू करना चाहती हैं, उनको ज़रूर वो करने दें। कमांडर फात साहब, समून ने, लेफ्टिनेंट समून साहिबा ने बड़ी शानदार बात की कि उनका जो मेन गोल है वो शहादत है, और ये बताइएगा कि ये जज्बा शहादत कैसे आता है सर जवानों में, और ड्राइविंग फोर्स क्या है इस जज्बे के पीछे? जी देखिए, एक चीज़ है कि फ्रीडम कम्स विद अ कॉस्ट, somebody has to pay that cost, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है पूरी दुनिया में, आप देखें जहाँ पे भी है वहाँ पे कुर्बानियाँ दी जाती हैं तो आप आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। हमारे फोरफादर्स ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, और अब जब हमने ये मुल्क हासिल कर लिया है तो यहाँ पे वो चीज़ एंड नहीं हुई है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, हम रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं और रोज़ इस चीज़ को जो है ना हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। वी सी के ये जज्बा जो है वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, और सेल्फलेस होके लोग काम करते हैं। एक चीज़ है जो कि मतलब हम एज एन ऑफिसर स्पेशली अपने जवानों को हर वक्त बताते रहते हैं कि यू हैव टू पुट सर्विस बिफोर सेल्फ, एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ आल्सो टोल्ड टू अस बाय आवर सीनियर्स। तो मैं कहूँगा ये वो कुछ अल्फाज हैं जिनके ऊपर हम अपना पूरा करियर गुजारते हैं, इसी आस में कि कब शहादत का मौका मिले। सुभान अल्लाह भाई, बहुत ही खूबसूरत बात।
अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि दौरे हाजिर में पाक बहरिया की इस खित्ते में क्या अहमियत है और किस तरह से ये दुश्मन से हमें मुमताज़ बनाती है। जी, आप देखें जैसे आजकल का दौर है, ये बहुत टेक्नोलॉजी इंटेंसिव किस्म का दौर है। हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सेट इन हो चुकी है। इसी तरह नेवी में और इनफैक्ट मैरीटाइम वॉरफेयर के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो पाकिस्तान नेवी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को मॉडर्नाइज किया है विद इंडक्शन ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। और इस रीजन के अंदर आप देखें कि ये दुनिया का बड़ा क्रिटिकल रीजन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फ्लो, क्योंकि हमारे बिल्कुल वेस्ट में आप देखें मिडल ईस्ट है जहाँ से पूरी दुनिया का ऑयल फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ पे ट्रेड गुड्स जो हैं वो कंटेनर शिप्स की फॉर्म में फ्रीली फ्लो कर रही हैं। तो सी के अंदर वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना इस सारे ट्रेड फ्लो को, कि जिसकी वजह से ये चीज़ डिस्टर्ब ना हो, ये बेसिकली नेवीज़ ही काम करती हैं वर्ल्ड ओवर। तो हमारे रीजन के अंदर जो है पाकिस्तान नेवी हर वक्त हमारे शिप्स, हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट ये डिप्लॉयड रहते हैं टू इंश्योर दिस थिंग कि ऐसा कोई कह लें क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जिसकी वजह से ये ट्रेड डिस्टर्ब हो सके। आई वुड जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि फ्यू इयर्स बैक जो स्विस कनाल है इजिप्ट में, वहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक शिप जो था वो गॉट स्टक इन दैट कनाल। दिस इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ ग्लोबल ट्रेड को। तो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि जो सी बॉर्न ट्रेड है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है दुनिया के लिए। एंड लाइक आई सेड कि उसको कंटिन्यूसली फ्लो करने के लिए जो रोल प्ले कर रही है वो नेवी प्ले कर रही है। हमारे रीजन में पाकिस्तान नेवी इज़ डूइंग दैट टू इंश्योर। इसके अलावा जो रीजनल नेवीज़ हैं उनके साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं। और जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि February 23 दिस ईयर वी हैड अमन एक्सरसाइज जिसमें मोर देन 50 कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड। वाओ जी। एंड मेजर नेशंस लाइक चाइना एंड अमेरिका वर आल्सो देयर। तो आप देखें पाकिस्तान नेवी के लिए दिस इज अ बिग अचीवमेंट टू ब्रिंग दीज टू कंट्रीज टुगेदर एंड लाइकवाइज 50 और नेशंस हमारे शोर्स पे आएंगे। बिल्कुल भाई, क्वाइट एन अचीवमेंट आई वुड से। कमांडर फाद साहब, व्हेन वी टॉक अबाउट वॉर विद आवर एनिमी, तो वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन है जी, तो उस बारे में हमारी कितनी तैयारी है? हाँ जी, वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन में जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, न्यूमेरिकली तो वी कैन नॉट बी सुपीरियर बिकॉज आप देखिए मुल्क भी को 5 टाइम्स हमसे बड़ा मुल्क है, तो ऑब्वियसली उनके रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, तो न्यूमेरिकली दे आर गोइंग टू बी सुपीरियर। इसलिए जो हमारा फोकस होता है वो होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म। दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस। सो यही जो प्रिंसिपल है उसको लेके हम एवरी डे यू नो वी ट्रेन, वी गेट बेटर प्लेटफॉर्म्स, और इस फिलॉसफी के ऊपर जो है इंशाल्लाह अगर वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन भी हुआ you will see who will be victorious इंशाल्लाह। अच्छा, लेफ्टिनेंट समून से भी हम जानना चाहेंगे अपने सर्विस के बारे में, थोड़ा सा हमें बताइए, अपने वर्किंग आवर्स के बारे में हमें बताइए एंड अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसे अचीव कर सकी। यूनिफॉर्म के साथ जो ग्रेस, डिग्निटी एसोसिएटेड है वो किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं कर सकती। वर्किंग आवर्स हमारे कोई स्पेसिफिक नहीं होते। हेक्टिक होता है क्या? हम लोगों की ड्यूटी बेस होती है, जो आपको चीज़ प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली नेवी का ये रोल है कि आप जिस फील्ड में होते हैं आप सिर्फ उस फील्ड के साथ लिमिटेड नहीं होते। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप की जाती हैं, आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपको डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है, आपको ऐसा बनाया जाता है जैसे आप होते नहीं हैं। जब आप पाकिस्तान नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हैं यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। तो जब आप ग्रूम किया जाता है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आप वो गेट बाहर निकलते हैं तो यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। इवन आपकी फैमिली ये चीज़ कहती है कि अफसर बन के घर आए। तो ये चीज़ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया जाता है, हम लोगों को एम्पावर्ड किया जाता है, हम लोग को बताया जाता है कि हम किस तरह से जो है वो अपने वतन के लिए पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं। अच्छा लेफ्टिनेंट समून, बहुत सारी खवातीन जो आपको देख रही हैं वो जानना चाहती हैं टेस्ट के बारे में भी, जिस तरह से आपने कहा कि MBBS के बाद भी ये दिया जा सकता है, हाउस जॉब के बाद, जिस तरह से आपने भी प्रायोरिटी अप्लाई किया, तो क्या वो क्राइटेरिया है तो ये बताइए, और फिर ये भी बताइए कि टेस्ट एग्जैक्टली होता किस किस्म का है, क्या क्या होता है उसमें? ISS भी प्रॉब्ली नहीं होता? That's what you mentioned। जी सबसे पहले ये चीज़ ये है कि जो ISSB का पोर्शन है वो सिर्फ डॉक्टर्स इससे एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, बाकी सारी डिपार्टमेंट की फीमेल जो अपनी डिग्री में अपने डोमेन में अप्लाई करेंगी उनका ISS भी होता है। ठीक है। डॉक्टर्स के लिए ये है कि सबसे पहले आप अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करते हैं अगर आप एज ए GDMO अप्लाई कर रहे हैं।
आपकी हाउस जॉब कंप्लीशन होती है, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, आप क्लासिफाइड डॉक्टर होते हैं। उसके बाद में आप अप्लाई करते हैं, आपका जब रजिस्टर्ड आप हो जाते हैं PMDC के साथ, आप अप्लाई करते हैं। उसमें इनिशियल होता है जैसे कि बाकी सारे डोमेन्स का इनिशियल होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें MCQ बेस्ड होते हैं, डिफरेंट इसके डोमेन्स होती हैं जिसमें एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल और आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, लेकिन आपकी असेसमेंट की जा रही होती है। आप इसको क्रॉस करते हैं, देन आपकी फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आते हैं जिसमें आपकी रनिंग वगैरह, आपका माइल टाइम देखा जाता है और बाकी सारे। फिर इनिशियल मेडिकल, उसके बाद फिर आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें आपके डिफरेंट सेशंस होते हैं साइकेट्रिस्ट के साथ आपके, और आफ्टर डेट अगर आप ये सब कुछ कंप्लीट करते हैं फिर आपका एक फ़ाइनल मेडिकल हेल्ड होता है। अगर आप 100% आपकी हर चीज़ जो है वो परफेक्टली फिट एंड फाइन होगी तो फिर आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। लेफ्टिनेंट समून साहिबा, मेरा एक सवाल ये है कि जी जज्बा नो डाउट जवानों में है और फिर एक एम भी है जैसे आपका भी है, तो फोर्सेस के लिए एक आसाबी मजबूती का होना जो है मुझे लगता है कि बड़ा बुनियादी जुज़्व है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जिसमें आपको डिसीजंस लेने हैं, जिसमें आपको एक्ट करना है, तो ये आसाबी मजबूती एक कुदरत की देन है, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, या इसको अटेन भी किया जा सकता है, इस चीज़ को अचीव भी किया जा सकता है? आप अभी तक पाकिस्तान नेवल एकेडमी में आपका जाना नहीं हुआ, वरना आप ये सवाल ना पूछते। मैं इसलिए पूछ रहा था बेसिकली बिकॉज़ मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को ऐसे वॉर सिनेरियो से गुजारा जाता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम लोग पहले रोते हैं और फिर खुद पे हंसते हैं कि कहाँ आए हैं, और आखिरी दिन जो होता है जब आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है तो ये सारी चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। तो उस टाइम खुदा का शुक्र अदा करने के अलावा और कुछ भी सामने नहीं होता। आपका भी हम कमेंट लेना चाहेंगे किस तरह से आप ये जैसा से अजीम ने सिचुएशन की बात की कि आसाब का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, कभी बहुत ही क्रूशल सिचुएशन आ जाती है। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हर फील्ड में चैलेंजेस दरपेश होते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस फील्ड में आप लोगों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कितना इम्पोर्टेंट है आसाब की मजबूती का होना? ये बहुत ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर आपके पास ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ होगी तो फिर ही ऐसी सिचुएशंस में यू आर एबल टू थिंक क्लियरली। अदरवाइज तो हर चीज़ ओवर शैडोड रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल स्किल ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसा कि लेफ्टिनेंट शमून ने बताया कि ये प्रोसेस एकेडमी से ही स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम डे वन, एंड एवरी पासिंग डे जब आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आते हैं तो हर एक को इतनी डाइवर्स किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है ना, उसके अंदर वी ऑल वर्क एज अ टीम। और अपनी टीम के अंदर यू नो वी सी कि अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस, तो वो वीक लिंक हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी ऑल सपोर्ट दैट इंडिविजुअल कि उसको जो है ना लेके आए उस लेवल के ऊपर कि वो टीम परफॉर्मेंस के अंदर इफेक्ट ना करे उसको। तो if I talk about myself, like you know, I'm a helicopter pilot, so off and on जो flood relief operations, earthquake relief operations के अंदर fly करते रहे, then sea पे इतने सारे rescue missions करते रहे हैं, उसके अंदर you know once you are taking someone out from the sea और वो is badly injured or something, तो उस वक्त टाइम नहीं होता इस चीज़ को इसके बारे में सोचने का या घबराने का, because the focus is on saving that individual's life. Absolutely. तो जैसे जैसे आप एक्सपोज होते हैं इन सिचुएशंस को तो नेचुरली अल्लाह ताला ने आपके अंदर, इंसान के अंदर ये चीज़ रखी है कि यू गेट स्ट्रॉन्ग इमोशनली, एंड एक वक्त आता है कि फिर ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करती उस तरह से। तो बट एट द सेम टाइम हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम टोटली रोबोट्स ना बन जाएं, वी हैव टू स्टे ह्यूमन आल्सो। जी, तो इसीलिए वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो हम मेंटेन रखते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं, वैसे तो पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है कि आपके जो मकासद हैं अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाब करे। और मैं तो ज़ाती जो है बिना पर काफ़ी सवालात मेरे पास थे अभी दिलचस्प किस्म के मैं करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेगमेंट है हमारा वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रही थी। बहुत शुक्रिया कमांडर फाद मलिक साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। लेफ्टिनेंट समून साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। आप लोग हमारे हीरोज़ हैं और हमें बहुत फख्र है आप पर। और जिस तरह से आपने चैलेंजेस की भी बात की अजीम, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं हमें एक आउटर पिक्चर नज़र आ रही होती है, लेकिन नथिंग इज़ ईजी और बहुत चैलेंजेस दरपेश होते हैं, और फिर अगेन हम इनको लेकिन कुव्वत ईमानी और जज्बा शहादत, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फोर्सेस का खासा है, जो हमारे जवानों में ही पाई जाती हैं, और यही वो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, दो अनासिर ऐसे हैं जिसके बिना पर कितना बड़ा दुश्मन सामने आ जाए डजंट मैटर, हम लोग जो हैं वो हमेशा उनको फिर ऐसा काबू करते हैं कि फिर
कई बार चाय भी पिला के भेजते हैं, फिर उनको वो सारी दुनिया देखती है। फिर हमें सुनने को मिलता है टीज फैंटास्टिक। बिल्कुल जी, आज के दिन की मुनासबत से हम पाकिस्तान नेवी को सैल्यूट पेश करते हैं, उनकी खिदमात को सैल्यूट पेश करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज को सैल्यूट पेश करते हैं। ये है तो हम हैं, ये है तो हमारा वतन है, और हम अपने वतन में जो है ना वो आज़ादी के साथ और सुकून के साथ रात को जब हम बात करते हैं हम सुकून से सो सकते हैं भाई, और सुकून से सोना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जवान हमारी सरहदों पर तैनात हैं, तो आप टेंशन ना लें, इजी रहे। और मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक लेंगे ना? ब्रेक लेंगे, बिल्कुल जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब हम बात करेंगे बरतानिया पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम की, जिनकी आज पहली बरसी है। 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा होने वाली मलका एलिज़ाबेथ ने 70 साल तक बरतानिया पर मुसलसल हुकूमत की। उनकी ताजपोशी 1953 में हुई थी। लॉन्गेस्ट इन्होंने जो है वो हुक्मरानी की, लॉन्गेस्ट रेन जो है वो इनका रहा है ओवर ब्रिटेन। और फिर है ना इनके जो दौरे इक़्तिदार है उस दौरान बड़ी डेवलपमेंट्स हुई बरतानिया में। बिल्कुल, बहुत अहम तब्दीलियां भी आई। और अगर इनकी लाइफ की थोड़ी सी बात की जाए तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने प्राइवेटली घर पर एजुकेशन हासिल की है, एंड शी वाज वेरी यंग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, और ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विसेज इन्होंने दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, और इन्होंने तालीम घर पर हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इनकी सर्विसेज की बात करें, इनकी ड्यूटीज़ की बात करें, तो इन्होंने बखूबी निभाई अपनी ड्यूटीज़। और फिर इनकी शादी हो गई जी फिलिप से। जी, और शादी की ज़िंदगी की बात करें तो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त वो सफ़र भी रहा। और टोटल अगर हम इनकी एज की बात करें तो 96 years, yes, that's a lot of time। और फिर इनके जो बैनुल-अक़वामी दौरे हैं, जाहिर है वो क्वीन थी तो काफ़ी मशहूर थे, और इस हवाले से एक मशहूर दौरा उनका पाकिस्तान का भी रहा, जिनकी जो वीडियो हैं, जो तस्वीर हैं, वो अभी भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी देखी जा सकती है, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है कि पाकिस्तान का भी उन्होंने दौरा किया। बिकॉज जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वो अंडर द क्वीन आते हैं, तो फिर उन तमाम कंट्रीज में जो है वो क्वीन की जानिब से दौरे भी किए जाते हैं। एंड शी वाज ओनली 25 years old जब ये शी बिकेम क्वीन ऑफ 7 इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आजकल अगर हम अपनी बात कर लें, यूथ की बात कर लें, तो हमें लगता है 25 में तो जी कुछ भी, हम तो डिसाइड नहीं कर पाते कि करियर कौन सा चूज करना है। जो बरतानवी लोग हैं, जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो कन्वेंशंस पे बड़ा बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली। और उनकी बड़ी एक एसोसिएशन है मोनार्की के साथ, ब्रिटिश जो बादशाहत है उनके साथ जो है बड़ी इनकी, क्योंकि हमेशा से जब भी आपने देखा है जब रस्म ताजपोशी होती है इनकी, और इवन के फिर फ्यूनरल्स वगैरह पे भी, तो वो पूरी कौम जो है वो उसमें हिस्सा लेती है। और अभी रिसेंटली जब हमने देखा था किंग चार्ल्स की जो रस्म ताजपोशी थी, उस दौरान वो किस तरह से लोग सड़कों पर मौजूद थे, और वो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है अपने किंग, अपनी क्वीन के साथ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया कवरेज भी इनको बहुत ज़्यादा मिलती है, इनके जितने भी इवेंट्स होते हैं। फिर इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि ये स्कूल कभी नहीं गई, घर पे प्राइवेटली इन्होंने एजुकेशन हासिल की, लेकिन कई लैंग्वेजेस पे इनको अबूर हासिल था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर हम बात करें इनके और लेडी डायना के रिलेशनशिप की, तो वो भी बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन रहा, और उसको बहुत ज़्यादा फिर लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, क्रिटिक्स ने उस पर बहुत कुछ लिखा भी। लेकिन अगैन हम ये कहेंगे कि जी ये क्वीन थी, और इन्होंने अपना टेन्योर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया, बहुत ग्रेसफुली पूरा किया। और इनको वैसे इनका एक बयान भी है कि जिसमें इन्होंने बताया था कि जानवरों से बड़ी मोहब्बत है इन्हें, स्पेशली घोड़ों से और कुत्तों से बड़ी मोहब्बत है इनको। हाँ जी। और फिर दूसरी बात ये कि बरतानवी निज़ाम की जब निज़ाम हुक्मरानी की हम बात करते हैं तो उसमें जो किंगशिप है, वहाँ पर जो बादशाहत है, जो बरतानवी शाही ख़ानदान है, उसको बिलखसूस अहमियत इस हवाले से भी ज़्यादा है क्योंकि विलिंगली इस फैमिली ने पावर्स जो थी वो अपनी सरेंडर की थी। मैग्ना कार्टा जो एक डॉक्यूमेंट है बड़ा ही अहमियत का हामिल है बरतानवी तारीख में, क्योंकि इस जो है डॉक्यूमेंट के बाद जो वहाँ की जो रॉयल्टी है, जो रॉयल क्लास है, जो बादशाहत है, उन्होंने सरेंडर की अपनी ताकत को विलिंगली, और फिर जो एक जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, वो वजूद में आया। तो इस बिना पर जो बरतानवी लोग हैं वो बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल। और अगर हम मलका एलिज़ाबेथ की बात करें तो 70 साल तक उन्होंने बरतानिया पर मुसलसल हुकूमत की, विच इज़ ग्रेट। मैं कहूँगी भाई एक खातून होने के नाते अगर हम सिर्फ खातून की ही बात करें और उनके रोल की बात करें तो उन्होंने एक बहुत
मुझे लगता है पिविटल रोल अदा किया और बहुत ही इंस्पिरेशनल रोल था उनका। और बहुत सारी खवातीन जब और जैसे हम इससे पहले भी आसाब की मजबूती का जिक्र कर रहे थे, इस मामले में भी बड़े मजबूत आसाब चाहिए बहुत, कि जब आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। 70 साल मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम 70 सालों की बात करें तो उन्होंने मुसलसल बरतानिया पर हुकूमत की। क्वीन एलिजाबेथ ने भी कन्वेंशंस को चैलेंज किया, बिकॉज़ वहाँ पे भी जाहिर है वो शुरुआती दिनों में इतनी मॉडर्न सोसाइटी नहीं थी, लेकिन एक औरत की हुक्मरानी को कबूल कर लेना, दिस वाज नॉट इवन इनिशियली, तो उसकी एक्सेप्टेंस लेवल भी बहुत कम था। बिल्कुल। तो भाई आज हमारी ये कोशिश थी, हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई और अब हम की जितनी भी नोन फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके हवाले से आपको रिपोर्ट्स भी दिखाते रहें, उनको ट्रिब्यूट भी किसी न किसी तरह से देते रहें। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक की जाने पड़े जी नाज़रीन, अभी लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जुम्मतुल मुबारक है और हम अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आज बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उसामा सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। और इनके साथ तशरीफ फरमा हैं तबला पर जो मौजूद हैं जी सरफराज, कैसे हैं? जी शुक्र है खुदा का, सब सेट चल रहा है जिंदगी में? जी शुक्र है मालिक का, जबरदस्त हो गया। तो सबसे पहले आज अल्लाह जबरदस्त कलाम से, अल्लाह के कलाम से अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहाँ जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये जहाँ जब ना था, चांद सूरज न थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेरा जुदे अर्श तक मुस्तफ़ा, जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त गाते हैं बहुत शुक्रिया। कब से गा रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं म्यूजिक की फील्ड में और बस चल रहा है सिलसिला। और ये शौक कैसे पैदा हुआ? दरअसल स्टूडेंट थे हम कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे म्यूजिक सोसाइटी हमसे क्या मुराद है आपका? यानी कि मतलब मैं और ये भी ठीक है, हम अगर अपने आप को दोनों ठीक है यानी कि हम मिलकर डिफाइन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टूडेंट दौर के अंदर ज्यादातर चीजें वकूफ पजीर होती हैं, तो ये है कि हम म्यूजिक सोसाइटी थी तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। तो अब ये है कि अब टीचिंग कर रहा हूँ मैं, म्यूजिक भी, बल्कि जर्नलिज्म पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बस ये चल रहा है सिलसिला। ये शौक है जो साथ साथ आप, हाँ प्रोफेशन भी कह सकते हैं आप। आजकल चीजें प्रोफेशनली यानी कि आप लेकर चलते हैं। जो आपका शौक है आजकल, जो आपका शौक है वो शौक नहीं रह गया सिर्फ, वो प्रोफेशन के अंदर भी। बिल्कुल। और नाजरीन को यहाँ पर नाजरीन को यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करें, ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाएं जो कि अपने पैशन के साथ साथ प्रोफेशनली ज़िंदगी में कुछ और कर रहे हैं। और अगर हम उसामा सलीम की ही बात करें
तो ही इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन, लेकिन अगर इनके शौक की बात करें तो ये गाते हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ गाते हैं, पूरी नीयत के साथ गाते हैं। और अगर हम अपने कल के गेस्ट का भी थोड़ा सा तज़किरा करें तो जी वो एक बिजनेसमैन है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन है और अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से उनको भी नवाजा है। तो बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि लोग अपने शौक को भी परसू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने करियर को भी बहुत अच्छे से परसू कर रहे हैं और बखूबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद कलाम सुनने से पहले मैं सरफराज भाई से भी जानना चाहूँगा कि मुझे बड़ा एडमायर किया यार हमेशा तबले ने, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है इसको जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तो मुश्किल। आपको कैसे शौक ये पैदा हुआ? ये मुझे आया था, बचपन से शौक था, खुदावंद की तरफ से था, ठीक है। फिर आगे आगे सीखते गए। उस्ताद मेरे हैं उस्ताद सुलेमान माने साहब, उनसे भी मैं तालीम ले रहा हूँ बाकायदा। फिर साथ स्टडी जारी है मेरी, मास्टर्स कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तबला बजाना ना एक बहुत मुश्किल बात है और वो सिंगर के टेम्पो को मैच करना, पकड़ना, कहाँ पे छोड़ना है, किस तरह से करना है, तो वो बड़ा टेक्निकल होता है। तो आप लोग किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं? आंख का इशारा समझते हैं या हाथ का इशारा समझते हैं? हाथ का इशारा हो गया काम कर। अच्छा, वैसे जैसे हर फील्ड की एक अपनी लैंग्वेज है ना, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज में ही मेरे ख्याल से एक दूसरे को समझ आ जाती है कि अब स्केल कौन सा लेकर। खुद एक मैथ है। अच्छा, गाना भी मैथ है और तबला भी मैथ है। हम तो इसको साइंस समझ रहे थे। हर चीज नहीं, ये मैथ भी साइंस का ही हाँ, तो दरअसल ये है कि हर चीज टेम्पो के अंदर है, यानी कि आप भी टेम्पो में बात कर रहे हैं जिस तरह, तो इस तरह गाने वाला भी टेम्पो में ही परफॉर्म करो। तो एक और टेम्पो में जरूर एक नात है, जरूर। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, या रसूल अल्लाह लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं और आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। मैं खता बार बार करता हूँ, मैं खता बार बार करता हूँ, वो करम बार बार करते हैं, वो करम बार 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 बार, वो करम बार 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 बार, वो करम बार 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 बार, वो करम बार बार करते हैं। उनके दर का फकीर हूँ जिनकी, उनके दर का फकीर हूँ जिनकी नौकरी ताजदार करते हैं, नौकरी ताजदार करते हैं, नौकरी ताजदार करते हैं। उनके गम में ज़हूरी चैन मिले, उनके गम में ज़हूरी चैन मिले, चारागर बेकरार करते हैं, चारागर बेकरार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। या रसूल अल्लाह आपकी अगर दीद हो जाए, मेरी जिंदगी की ईद हो जाए, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसामा, खूबसूरत आवाज और आप समा बांध देते हैं जब भी आते हैं हमारे शो में। बड़ा जरूरी सवाल मुझे आया उसामा। हाँ जी। और वो सवाल ये है कि अच्छी आवाज़ के लिए और सुर में पढ़ने के लिए, गाने के लिए रियाजत बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो थोड़ा हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी बताएं और ये चीज़ हेल्प आउट करेंगे उन लोगों को जिनको शौक है गाने का, कि कितनी रियाजत दरकार होती है, कैसे किया जाता है, इसका तरीक़ाकार। अच्छा, सबसे पहले जो अपने देखने वाले नाज़रीन को बताऊँगा कि जो पहले अपने अंदर आइडेंटिफाई करें कि आप में वो टैलेंट है कि नहीं है, आप गा सकते हैं कि नहीं। अगर आप गा सकते हैं तो किसी अच्छे उस्ताद का चुनाव करें, ठीक है, कि आप किसी अच्छे उस्ताद से तालीम लें और उन लोगों को सुने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं म्यूज़िक की, जैसे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, वटएवर, बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, और हर किसी की अपनी फील्ड है। और जहाँ तक आप आजकल जो ताल्लुक है वो सीखने के साथ है, राग आप सीखें म्यूजिक के अंदर, ये सबसे पहले है। चाहे आप पॉप करें, रॉक करें, वटएवर, ठीक है, लेकिन राग से स्टार्ट, हाँ जी, राग से स्टार्ट करें और हर चीज़ राग के अंदर है। कोई भी गाना है वो विदाउट राग नहीं होता, चाहे आप पॉप ले लें, चाहे रॉक ले लें। और हर किसी म्यूजिक की, यानी कि हर म्यूजिक टाइप की जो
रिलेशन है उसका वो किसी ना किसी राग के अच्छा साथ। उसामा जी, ये जो सारे गामा पादा निसा व्हाटएवर ये राग है, सरगम होती है, ये सरगम है और इसी के अंदर ही तो राग है। राग क्या होता है? अच्छा राग मुख्तलिफ सरगमों का अच्छा इसी सरगम को अगर हम स्पेसिफिकली इसको मजीद इसको पॉइंट आउट करें, फॉर एग्जांपल जिस तरह सारे गामा पादा ये एक सरगम है, ठीक है? तो ये राग बेसिकली ये भैरवी है फॉर एग्जांपल। हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं। मैं अपनी म्यूजिक क्लास बाद में कंटिन्यू करती हूँ। उसामा मैं आपसे बहुत राग के बारे में सब जानती हूँ। उसामा बहुत शुक्रिया और यकीनन आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनते रहते हैं और बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप बुलाते हैं। हम ये नशिस्त उधार रखते हैं और मजीद मौसीकी के बारे में बात भी करेंगे और सुरीला कैसे होते हैं ये भी बात करेंगे, सुरीले कान कैसे होते हैं इस पर भी बात करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई आपका भी। सरफराज बहुत शुक्रिया आपका। तो यकीनन हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उन्होंने भी भरपूर आज का जो हमारा एपिसोड है एंजॉय किया होगा जी। आज के लिए हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे मंडे को। हाँ जी मंडे मैंने कहा कल ना बोल दे, मैं पहले बोल दूं कि मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।